भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 117 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट फाइनेंस बिल्स। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों से संबंधित है। यह बताता है कि वित्त विधेयक कैसे पेश किए जाते हैं और उन पर संसद में क्या प्रक्रिया लागू होती है। अनुच्छेद 117 के मुख्य बिंदु। 1. परिभाषा। वित्त विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जिसमें सरकारी राजस्व या व्यय से संबंधित प्रावधान होते हैं। इसमें करों का लगाना, हटाना, परिवर्तन करना या विनियमन करना, सरकार द्वारा धन उधार लेना या भारत की संचित निधि से व्यय शामिल हो सकता है। 2. पेश करने की प्रक्रिया। वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। इसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। कोई भी निजी सदस्य यानी मंत्री नहीं वित्त विधेयक पेश नहीं कर सकता है। 3. संसद में प्रक्रिया। एक बार जब वित्त विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है तो इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा वित्त विधेयक में संशोधन कर सकती है या इसे अस्वीकार कर सकती है। यदि राज्यसभा वित्त विधेयक में संशोधन करती है तो विधेयक वापस लोकसभा में भेजा जाता है। लोकसभा राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि लोकसभा राज्यसभा द्वारा किए गए किसी भी संशोधन को अस्वीकार करती है तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है, जैसा कि मूल रूप से लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। यदि राज्यसभा वित्त विधेयक को अस्वीकार करती है तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं माना जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर सहमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सहमति देने के बाद वित्त विधेयक कानून बन जाता है। अनुच्छेद 117 के 2 भाग हैं। अनुच्छेद 117 एक यह बताता है कि अनुच्छेद 110(1)(a) से F में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए प्रावधान करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश या प्रस्तावित किया जा सकता है और ऐसी सिफारिश तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश नहीं की गई हो। अनुच्छेद 117(3) यह बताता है कि कोई भी विधेयक जो पारित होने और भारत की संचित निधि से व्यय का प्रावधान करता है उसे तब तक किसी भी सदन द्वारा पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति ने सदन को उस पर विचार करने के लिए सिफारिश नहीं की हो। व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए कि सरकार एक नया कर लगाना चाहती है। इस नए कर को लागू करने के लिए सरकार को एक वित्त विधेयक पेश करना होगा। शुरुआत वित्त मंत्रालय एक वित्त विधेयक का मसौदा तैयार करता है जिसमें प्रस्तावित कर का विवरण, कर की दरें और कर से प्राप्त होने वाली अपेक्षित राजस्व शामिल होता है। 2. राष्ट्रपति की सिफारिश। वित्त मंत्री राष्ट्रपति को विधेयक की सिफारिश करते हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। 3. लोकसभा में पेश वित्त विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। 4. बहस और मतदान। लोकसभा में विधेयक पर बहस होती है और सदस्य अपने विचार व्यक्त करते हैं। बहस के बाद विधेयक पर मतदान होता है। यदि लोकसभा में बहुमत से विधेयक पारित हो जाता है तो इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। 5. राज्यसभा में प्रक्रिया। राज्यसभा में भी विधेयक पर बहस होती है और सदस्य अपने विचार व्यक्त करते हैं। राज्यसभा विधेयक में संशोधन कर सकती है या इसे अस्वीकार कर सकती है। 6. सहमति के लिए राष्ट्रपति को भेजना। यदि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकार करती है या लोकसभा राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों को स्वीकार करती है तो विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है।
7 कानून बनना राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देते हैं और विधेयक कानून बन जाता है। इसके बाद सरकार नए कर को लागू कर सकती है। महत्व: अनुच्छेद 117 यह सुनिश्चित करता है कि सरकार अपनी वित्तीय शक्तियों का दुरुपयोग न करे। राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता और वित्त विधेयकों को पेश करने और पारित करने की प्रक्रिया को स्थापित करके यह अनुच्छेद संसद को सरकारी राजस्व और व्यय पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। यह भारतीय वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करने और सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक सरल उदाहरण है। वास्तविक जीवन में वित्त विधेयक बहुत जटिल हो सकते हैं और उन्हें पारित करने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हो सकते हैं।